हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है बिजनेस इन्वायरमेंट के लेक्चर सीरीज़ में, लेक्चर नंबर 2 पे। और आज जिस लेक्चर की हम बात कर रहे हैं, जो कि सेकंड लेक्चर है हमारा, उस लेक्चर में हम डायमेंशंस या एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट को कवर अप करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। खैर, इंपॉर्टेंट तो सारे लेक्चर्स ही होते हैं। इसमें हम दो टॉपिक को एक साथ कवर अप करें क्योंकि कंटेंट लगभग सेम है दोनों का। जैसे एक तो आप डायमेंशंस देख रहे होगे, ठीक है। अब इसमें डायमेंशंस के रेफरेंस में हम इसमें एक और चीज़ रिलेट करके पढ़ेंगे, दैट्स कॉल्ड टूल्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग और टूल्स फॉर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, ठीक है। अगर मैं बिजनेस इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स की बात करता हूँ तो बेसिकली 5-6 एलिमेंट्स इसमें है, 5-6 डायमेंशंस की हम बात करेंगे। टूल्स की हम पहले यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको याद होगा, फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बिजनेस इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का रिश्ता बताया था, ठीक है, कि जो फोर्सेस हैं वो फोर्सेस हैं, उनका होना बिजनेस इन्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन उन फोर्सेस का होना ही तो काफ़ी नहीं है ना। वो बिजनेस इन्वायरमेंट में फोर्सेस हैं, आई अग्रीड, बट यहाँ पे मेन मैटर ऑफ कंसर्न क्या है कि भाई हमें को इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करनी है, ठीक है। उन फोर्सेस को ना कोई हटा सकता है ना कोई ला सकता है। मेनली अगर आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा ना। बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप बीइंग अ मैनेजर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग सीखें, ठीक है, कि बिजनेस पे कुछ चीज़ें अगर फ़र्क डाल रही हैं तो क्या फ़र्क डाल रही हैं ये आप जानें, ताकि अगर आने वाले कोई नुकसान है तो उस नुकसान से आप बचा सके, कोई फ़ायदा है तो आप उसका इस्तेमाल कर सके, उसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के रेफरेंस में ही मैं पूरा का पूरा डायमेंशन आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखो भाई, जब हम टूल्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की बात करते हैं तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग के टाइम पे ही बताया था कि जब हम रिश्तों की बात करते हैं, जब हम फोर्सेस की बात करते हैं, फैक्टर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने 2 सेगमेंट्स नज़र आ जाते हैं। एक हो जाता है आपके लिए इंटरनल और दूसरा हो जाता है आपके लिए एक्सटर्नल। एक्चुअली बिजनेस इन्वायरमेंट में हम किसकी बात करते हैं? एक्सटर्नल की। लेकिन इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के टूल्स की बात करते हैं, तो हमारे को यहाँ पे दोनों को लेके चलना होगा। अगर हम इंटरनल इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करना चाहते हैं, इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर की अगर हम बात करना चाहते हैं, उस पर हम नज़र रखना चाहते हैं, अगर हम उसको स्कैन करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक टूल है, हमारे पास एक तरीका है, हमारे पास एक एनालिसिस का वे है जिसको कहते हैं SWOT, दैट्स कॉल्ड सॉट एनालिसिस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको कंप्लीटली इंटरनल कह देना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सॉर्ट के भी 2 हिस्से हो जाएंगे। इसमें से मात्र SW ही आपके लिए इंटरनल है और OT आपके लिए क्या है? एक्सटर्नल है, समझिएगा, ठीक है। अगर कोई पहले से ये प्रिज्यूम कर ले कि हाँ जी सर गलत पढ़ा रहे हैं, सॉर्ट तो एक का ही होता है, 2 का ही होता है, देखो भाई इस बात को समझो पहले पूरा, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ टूल्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की। टूल्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में मैं 2 सेगमेंट को बाइफरकेट कर रहा हूँ पहले से, वो है इंटरनल और वो है एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल स्कैनिंग करने के लिए, इंटरनल इन्वायरमेंट को एनालाइज करने के लिए आप सॉर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सॉर्ट इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल को भी एनालाइज करने में आपकी मदद करता है, क्योंकि इसका सबसे पहले फुल फॉर्म देख लीजिएगा। एस का मतलब क्या? स्ट्रेंथ, ठीक है, और W का मतलब क्या? वीकनेस। अब बताओ, बाहर स्ट्रेंथ होगी क्या? बाहर वीकनेस होगी क्या? जब हम स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करते हैं, अगर हम अपने एक इंसान की बात करते हैं, उस इंसान के अंदर ही स्ट्रेंथ होता है और उस इंसान के अंदर ही वीकनेस होता है, ठीक है, करेक्ट ना। तो इसीलिए स्ट्रेंथ किसका होगा? तो बिजनेस का, और वीकनेस किसका होगा? तो बिजनेस का ही। तो किसी भी बिजनेस मैनेजर को अपने बिजनेस के, अपने बिजनेस एंटिटी के, अपने बिजनेस में काम कर रहे लोगों के स्ट्रेंथ को पहचानना चाहिए और वीकनेस को पहचानना चाहिए, ठीक है। सर OT का मतलब क्या? O का मतलब अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी अंदर से नहीं आएगी, अपॉर्चुनिटी बाहर से आएगी, ठीक है। थ्रेट, नुकसान का डर, खतरा, तो वो भी अंदर का नहीं होगा, वो भी कहाँ का होगा? बाहर का होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस अंदर पहचान लो, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट बाहर जाके देख लो, और इस स्ट्रेंथ की मदद से आप अपॉर्चुनिटी को तो एक्सप्लॉइट करो, थ्रेट से अपने आप को क्या करो? बचाओ, समझिएगा। जब आपकी ताकत है तो उस ताकत से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए और एक्सप्लॉइट कीजिए, ठीक है, और उस ताकत को शील्ड बना लीजिए थ्रेट को रोकने के लिए, और अपनी वीकनेस पे काम कीजिए।
क्यों वीकनेस पे काम कीजिए? ताकि ये थ्रेट आपको नुकसान ना पहुंचा पाए और आप इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर पाएं, क्योंकि ताकत आपको अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करने में मदद करेगी, तो वीकनेस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करने के लिए रोकेगी। तो स्ट्रेंथ को तो मेंटेन रखिए, लेकिन वीकनेस को भी सुधारिए। ये वीकनेस आपको खतरा पहुंचाएगी, थ्रेट से नुकसान पहुंचाएगी, तो उस वीकनेस को सुधारिए ताकि आप अपने आप को थ्रेट से बचा सकें। तो ये सेंस है, ये कंप्लीट अप्रोच है आपके शॉर्ट एनालिसिस का। बेसिकली मैंने क्रक्स बताया है आपको, और यही मैक्स कंटेंट है जो कि आपको यहाँ पे अभी समझने की ज़रूरत है। तो शॉर्ट एनालिसिस एक्चुअली इंटरनल अलॉन्ग विथ एक्सटर्नल दोनों को एनालाइज करने में, दोनों की स्कैनिंग करने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए शॉर्ट एनालिसिस कंप्लीटली इंटरनल को डेडिकेटेड नहीं है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को कैरी करके लेके चलता है। लेकिन जो मैं दूसरा टूल आपको बताऊंगा, जो दूसरा एनालिसिस है, वो कंप्लीटली एक्सटर्नल को ही डेडिकेटेड है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे बेस्ड। हम इंटरनल की यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के एनालिसिस की एज अ टूल फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग की, तो उसमें है पेस्टल एनालिसिस, PESTLE, ठीक है। कौन सा एनालिसिस? पेस्टल एनालिसिस, PESTLE। चलिए, अब इस पेस्टल एनालिसिस का सबसे पहले तो फुल फॉर्म देख लीजिए, ठीक है। P का मतलब होता है पॉलिटिकल, E का मतलब होता है इकोनॉमिक, S का मतलब होता है सोशल, T का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल, L का मतलब होता है लीगल, और E का मतलब होता है इन्वायरमेंटल। क्या होता है? इन्वायरमेंटल। तो ये है इसका पूरा का पूरा फुल फॉर्म, और यहीं से मैं अब आपके साथ डिस्कस करूंगा डायमेंशंस की, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशंस का मतलब सर, बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशंस एलिमेंट्स का मतलब वो ब्रॉड कैटेगरी इन्वायरमेंट के फैक्टर्स का। मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट में तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फोर्सेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इन सभी को ब्रॉड कैटेगरी में बाइफरकेट कर दिया गया है, ठीक है। ब्रॉड कैटेगरी में बाइफरकेट करने का मतलब क्या? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एक तरफ आपको महंगाई दिख रही है, इन्फ्लेशन दिख रहा है, ऊपर से स्टॉक मार्केट भी क्रैश करते नजर आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम होते जा रही है, ठीक है। बाजार में जो लोन पे इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी बढ़ते नज़र आ रहा है, और इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो घटते नज़र आ रही है, ठीक है। इतने सारे फैक्टर्स हैं, समझिएगा, इतने सारे फैक्टर्स, इन्फ्लेशन भी, स्टॉक मार्केट का फंडा भी, साथ ही साथ डिस्पोजेबल इनकम पे भी पंगा हो गया है, इंटरेस्ट रेट भी फ़र्क डाल रहा है, करेंसी का भी पंगा हो रहा है भाई, ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन है इकोनॉमी, इकोनॉमिक चीज़ें इन सब में कॉमन हैं। तो इन सभी को एक हिस्से में लेके आ जाते हैं जिसका नाम हो गया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब समझ में आया डायमेंशन का मतलब क्या होता है? मतलब जितने भी छोटे छोटे जो फैक्टर्स होते हैं, जो फोर्सेस हैं, जब उनको क्लब करते हैं सिमिलैरिटी के कारण, ठीक है, जब उनके नेचर में कॉमननेस हो, कॉमन पॉइंटर्स हो, तो उन्हीं को यहाँ पे क्या कह दिया जाता है? डायमेंशंस। तो एक्चुअली फैक्टर्स का एक जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है वो क्या है? डायमेंशंस हैं, और डायमेंशंस के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। क्लियर क्या? तो इसीलिए डायमेंशंस यहाँ पे बहुत जगह आपको 4 देखने को मिलेंगे, बहुत जगह 5 देखने को मिलेंगे, बहुत जगह 6 देखने को मिलेंगे। बेसिकली इस पेस्टल के रेफरेंस में मैं आपको 6 डायमेंशन से अवगत करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले डायमेंशन की बात करते हैं, पेस्टल एनालिसिस के नाम पे ही, जिसमें सबसे पहला डायमेंशन आपके सामने रखा जाता है वो है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। क्या रखा जाता है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। समझिएगा, देखो भाई, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एक ऐसा चीज़ है
जिस पे आप कभी कुछ बोलो तो किसी के अगेंस्ट हो जाओगे, कभी कुछ बोलो तो किसी के अगेंस्ट हो जाओगे। एक जो सेंटर वाला पॉइंट है वो इन जनरल नहीं आता, बट आई विल ट्राई कि मैं जितना न्यूट्रल से न्यूट्रल हो सकूं। अगर इसमें कुछ मैं पॉइंट कह दूं जो किसी को बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा, इन अ गुड फेथ में कह रहा हूँ, मेरा कोई इंटेंशन इस चीज़ को लेके नहीं है और मैं स्टूडेंट्स को समझाने के लिए ये सारे पॉइंटर्स का इस्तेमाल करूँगा, वॉटएवर, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की बात क्या होती है। देखो भाई, जब हम पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं और स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, इंडिया की बात करता हूँ, तो जनरली दो नेशनल रेफरेंस में चीज़ें आ जाती है, दो पार्टी की अलायंस आप कह सकते हो, ठीक है। एक है NDA, ठीक है, जो कि अभी सत्ता पे काबिज हैं, ठीक है, सत्ता पक्ष आप इन्हें कह सकते हो, रूलिंग पार्टी हैं, ठीक है, अलायंस जो इनका है। और दूसरा है हमारा UPA, ठीक है। NDA में जो सबसे मेन और सबसे बड़ी पार्टी है वो है BJP, भारतीय जनता पार्टी, और जो सबसे बड़ी पार्टी UPA में है वो है INC, ठीक है, दैट्स कॉल्ड कांग्रेस। INC आई थिंक मैं करेक्ट बोल रहा हूँ, अगर नहीं करेक्ट बोल रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस, ठीक है। अब भाई इन दोनों पार्टीज़ के अपने अपने व्यू पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन दोनों पार्टीज़ का अपना अपना एटीट्यूड है सरकार चलाने का, इन दोनों पार्टीज़ की अपनी अपनी आइडियोलॉजी हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई कह सकता है कहने के लिए कि कोई प्रो है बिजनेस के लिए, कोई एंटी है बिजनेस के लिए, बट एक जनरल सा अप्रोच में आपको यहाँ पे लेके चलना चाहूँगा, ठीक है। आमतौर पे जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा सोशलिज्म का जो लेवल है, क्या है, सोशलिज्म का जो लेवल है वो आमतौर पे ज़्यादा नज़र आता है, ठीक है। अगर मैं पुराने टाइम की बात करूं तो अगर आप इंदिरा गांधी के रजीम की बात करते हैं, अगर कुछ पुराने किस्सों को किस्सों को अगर आप नज़र डालोगे, जैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया, ठीक है, या फिर उसके बाद जब नेहरू जी ने लाया था वो जैसे जो ज़मीन बंटवारे की बात थी कि ठीक है कि जो भी डिस्पैरिटी है लैंड होल्डिंग्स में, ठीक है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो ज़मीन को कम किया जाए, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनसे ज़मीन लेके उनको बांटा जाए, ठीक है। तो एक सोशलिस्ट अप्रोच रहा है कांग्रेस का शुरुआत से ही, ठीक है। लेकिन जब आप NDA की बात करते हो तो NDA का सोशलिस्ट अप्रोच इन जनरल इन कंपेयर टू कांग्रेस क्या हुआ है, कम हुआ है, ठीक है, या कम रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गरीबों के एंटी हैं या ये हैं। देखो भाई, ये भी इक्वालिटी की बात करते, ये भी इक्वालिटी की बात करते, लेकिन सबका इक्वालिटी का अपना अपना डेफिनेशन है और इंडिया में इक्वालिटी का एक अपना डेफिनेशन है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ अगर हमारे संविधान की बात करते हैं, हमारे अपने तौर तरीकों की बात करते हैं, तो हम समानता के अधिकार को लेके काफ़ी ज़्यादा रिजिड हैं, हाँ, कि लोगों में इक्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि भाई इसके पास भी 100 रुपये तो इसके पास भी 100 रुपये होने चाहिए, नहीं। मेहनत के बेसिस पे जो जितना करेगा उसको उतना मिले जितना वो डिजर्विंग है, हमारे लिए ये सेंस ऑफ इक्वालिटी है, ठीक है। तो कोई पार्टी का एक अपना तरीका हो सकता है बिजनेस को अफेक्ट करने का, एक पार्टी कोई अपना तरीका हो सकता है। तो इसीलिए इन पार्टीज़ की जो आइडियोलॉजीज़ होती हैं, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो एक अप्रोच होता है, डीलिंग का वे होता है, वो कहीं ना कहीं अलग होता है। और बहुत बार किसी पार्टी का किसी बिजनेस पे नुकसान हो जाता है तो किसी पार्टी का बिजनेस पे कोई फ़ायदा हो जाता है। उसी तरीके से कभी कोई सरकार किसी बिज़नेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित होती है तो कभी कोई सरकार बिज़नेस के लिए काफ़ी बुरी साबित होती है। जैसे बात आती है कि यूपी गवर्नमेंट में भी बिज़नेस को लेकर नुकसान की बात होती है और एनडी गवर्नमेंट में भी नुकसान को लेकर बात होती है। तो इसीलिए जब जब सरकार की नीतियाँ, जब जब किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी बिजनेस को अफेक्ट करती है, जो पॉलिटिकल पार्टी एक तरीके से रूलिंग पार्टी है, तो वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो आपके पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का हिस्सा आ जाता है। जैसे अगर मैं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के कंपोनेंट्स की बात करूं कि इसमें क्या क्या आता है, तो जैसे आप अपनी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लीजिए, ठीक है, साथ ही साथ प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर लीजिए। जैसे अगर आप रशिया में जाते हैं तो भाई आई थिंक व्लादिमीर पुतिन लगभग अपने पूरे उन्होंने शायद जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अपने आप का जो प्रेसिडेंशियल टर्म है वो और भी बढ़ा लिया है, ठीक है। मतलब इट्स लाइक किसी को लगता था कि वहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो फिर सिस्टम बदलेगा, तरीका बदलेगा, तो भैया नहीं बदलेगा, अब लंबे समय तक चलेगा ही वही चलेगा, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम हो जाता है, ठीक है।
साथ ही साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की डोमिनेंट आइडियोलॉजीज़ होती हैं वो भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का हिस्सा हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी बिजनेस को लेके क्या सोचती है, ठीक है। साथ ही साथ किसी पॉलिटिकल पार्टी में या फिर किसी कंट्री में पॉलिटिकल मोरालिटी का लेवल क्या है, राजनीतिक नैतिकता किस लेवल पे काम करती है, ये भी आपको समझना चाहिए और ये भी आपके पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का एक हिस्सा होता है। इसके साथ साथ सरकार का, गवर्नमेंट का बिजनेस में कितना इंटरफेरेंस है, वो बिजनेस में कितना हस्तक्षेप, इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाती है, कितना बेमतलब का या मतलब को लेके इंटरफेयर करती है, ये पूरा का पूरा सिस्टम आपके पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का हिस्सा बनता है। जैसे बहुत बार देखते होंगे कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसीज़ में, फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसीज़ में, ट्विटर की प्राइवेसी पॉलिसीज़ में सरकार कहीं ना कहीं अपना टांग राते रहते हैं कि हाँ जी हमारे को डेटा मिलेगा, ये होगा, वो होगा एंड ऑल, ठीक है। तो उसको लेकर हमेशा पे खींचतान देखोगे, इंडिया में नहीं बहुत जगह पे भी, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ में भी आपको नजर आएगा। और इसलिए आपको पता होगा कि चाइना में तो ट्विटर बैन है, फेसबुक भी बैन है, गूगल भी बैन है, सब चीज़ उन्होंने बैन कर दिया है और अपना अपना उन्होंने तैयार कर लिया है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये आपके पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का हिस्सा माना जाता है। और आपको अब अंदाज़ा लग गया होगा कि हाँ जी सर, ये तो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, कभी डायरेक्ट करती हैं तो कभी इनडायरेक्ट करती हैं। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट एंड P मीन्स पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। चलो भाई, उम्मीद है आपको पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के बाद हम दूसरे इन्वॉल्वमेंट की बात करेंगे जिसका नाम है इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट। सेकेंड इन्वॉल्वमेंट क्या आपके लिए? इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। देखो, जब हम इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट में हम इकोनॉमिकल फैक्टर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इकोनॉमिकल फैक्टर्स की बात करेंगे जो कि बिजनेस इंटरप्राइज की फंक्शनिंग को अफेक्ट करती हैं या इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ हमारे देश का नेशनल इनकम, ठीक है, हमारी जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं आप कह सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारा स्टॉक मार्केट का पूरा सिस्टम, स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स, इंडिसेस आप कह सकते हो, इंडाइसेस आप कह सकते हो, ठीक है। साथ साथ जो हमारी करेंसी की जो वैल्यूएशन है उसका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर देखोगे हमारी कंट्री की करेंसी अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते गई तो इन जनरल आप देखोगे कि हमारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे इसका फ़र्क पड़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्टेटस पे इसका फ़र्क पड़ेगा, एफडीआई पे फ़र्क पड़ेगा, एफआईआई पे फ़र्क पड़ेगा, हमारे अंदर जो इन्वॉल्वमेंट, हमारे अंदर जो डेवलपमेंट के जो ट्रेंड्स हैं उस पे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा, हमारे प्रोडक्ट की वैल्यूएशंस पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये फ़र्क पड़ेगा हमारे करेंसी की वैल्यूएशन का बदलती है। तो साथ ही साथ हमारे बाज़ार में इंटरेस्ट रेट्स किस तरीके से हैं, ज़्यादा हैं, कम हैं, ठीक है। हमारे यहाँ डिस्पोजेबल इनकम का क्या लेवल है, हमारे इन्फ्लेशन का क्या सिस्टम है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इन्फ्लेशन कम है। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट का हिस्सा बनती हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे एक दो चीज़ों को लेकर नहीं चल सकते हो। जैसे हमारे सरकार का जो पब्लिक डेब्ट है, ठीक है, उसका क्या लेवल हो सकता है। जो हमारे यहाँ फॉरेक्स का जो रिज़र्व है, क्या है हमारा जो फॉरेक्स का जो रिज़र्व है उसका लेवल क्या है, ठीक है। हमारे यहाँ मनी सप्लाई किस लेवल पे है, ठीक है। साथ ही साथ हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड्स हैं वो क्या कहते हैं। हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस क्या है, ठीक है। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो सेविंग्स का रेट है और जो इन्वेस्टमेंट का रेट है और इन्वेस्टमेंट कौन से एरिया में हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट का हिस्सा माना जाता है। क्लियर क्या? साथ ही साथ हमारे जीडीपी की वैल्यूएशन, पर कैपिटा जीडीपी की वैल्यूएशन, जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ये जो भी फिगर्स होती है, जो भी डेटाज होते हैं जो कि बाज़ार में आते हैं, इनका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के इन्वॉल्वमेंट पे पड़ता है, हमारे बिजनेस के वर्किंग्स पे इनका फ़र्क पड़ता है। और यही सारी चीज़ों को मिला के क्या कंसिडर कर दिया जाएगा? इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ जी बताइए इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, तो आप कहोगे इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट इंक्लूड्स द फैक्टर्स ऑफ
economic nature like interest rate of savings and investment, stock market trends, value of export and import of items, agricultural or industrial production level, forex reserve, public debt, national income, level of GDP valuation at current price और constant price. ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कह सकते हो. So economic environment consists of economic factors and these are the economic factors. ये लिख के चले आओगे, यही होगा आपका आंसर, इसमें और भी ज़्यादा कुछ नहीं है. तो इसलिए आप देखोगे कि इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने को नहीं होंगी, इसमें आपको पॉइंटर्स बताने के लिए ही चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए. तो अगर आप ये पॉइंटर्स लिख रहे हो अपने हाथ में पेंसिल पेन लेके तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर आपके पास हमारा नोट्स है तो उस नोट्स में सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन भी हैं. तो ये था भैया ई फॉर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. ठीक है, अब हम कुछ और एनवायरनमेंट की तरफ चलते हैं. स्टे ट्यून. चलिए, अब हम नेक्स्ट जिस डायमेंशन की बात करेंगे, इस डायमेंशन का नाम है सोशल एनवायरनमेंट. क्या है? सोशल एनवायरनमेंट. देखिए, जब हम सोशल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो सोशल एनवायरनमेंट में हम आम तौर पे सोशल फोर्सेस की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? सोशल फोर्सेस की बात करते हैं. ठीक है, जो समाज में जो चीज़ें हमारी चलती हैं, सोशल आइडियोलॉजी है, सोशल थिंकिंग है, इन सब चीज़ों को लेके हम सोशल इन्वायरमेंट तैयार करते हैं. ठीक है, जैसे क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे हमारे जो कस्टम्स हैं या फिर जो हमारे ट्रेडिशंस हो गए. ठीक है, जो हमारे सोशल ट्रेंड्स हैं. ठीक है, सोशल ट्रेंड्स होंगे. साथ ही साथ जो हमारे सोसाइटी का जो एक एक्सपेक्टेशन होता है बिजनेसेस से. ठीक है, व्यापारियों से जो हमारे समाज को एक उम्मीद होती है कि हाँ जी खूब कमाए हुए. ठीक है, अगर कमा रहे हो, पैसा भी अर्न कर रहे हो, इफ़ यू आर अर्निंग फ्रॉम सोसाइटी बाय यूजिंग द सोशल रिसोर्सेज, देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, कि अगर आप समाज के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो तो बस क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज देने के अलावा भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उस जिम्मेदारियों को आप फुलफिल कीजिए. ठीक है, दान भाव सेवा पानी कीजिए, ये सब चीज़ें. ठीक है, तो समाज की कुछ उम्मीदें होती हैं. साथ साथ जो मोरल्स जो हमारे हो जाते हैं. ठीक है, या फिर जो कुछ वैल्यूज़ हो जाती हैं, ये सब चीज़ें हमारे सोशल एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं और ये हमारे बिजनेस के फंक्शनिंग को अफेक्ट करती हैं, फॉर श्योर अफेक्ट करती हैं. ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ पॉइंटर्स ऐड ऑन करूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे सोशल एनवायरनमेंट का एक हिस्सा बनते जा रही हैं या फिर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सोशल एनवायरनमेंट में, तो जैसे आप देख सकते हो, अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारे यहाँ एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है. ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या कि एक इंसान कितने समय तक जीता है. ठीक है, ये सामाजिक स्थिति को बताता है कि हमारे सोशल कंडीशन क्या है. ठीक है, जो हमारी फैमिली का जो कंपोजिशन है. ठीक है, जो हमारी फैमिली का कंपोजिशन है, इसे आप देखते हो कि इंडिया में जॉइंट फैमिली की बात आती है, वेस्टर्न कल्चर में ये जॉइंट फैमिली की बात होती ही नहीं है. ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाए कि अगर बच्चा 18 से ऊपर हो गया. ठीक है, तो भाई वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी. इट्स लाइक कि अपने फैमिली के से दूर भी जा सकता है, फैमिली भी उसको अलाउ कर देती है, हाँ जी जाइए अब आपको जो करना है कीजिए. वहाँ पे थोड़ा सा लीगल राइट्स ज़्यादा प्रायोरिटी में हो जाते हैं कंपेयर टू सोशल राइट्स. ठीक है, उसको फैमिली के साथ ज़रूरी नहीं है कि रहना पड़ेगा. भाई हमारे यहाँ तो है कि भाई 32 साल के भी हो तभी भी आपको फैमिली की बातें माननी ही पड़ेंगी. ठीक है, तो बुरा नहीं, अच्छा भी है. हर चीज़ का एक अच्छा और बुरा पहलू दोनों होता है. तो इसलिए जो फैमिली कंपोजिशन है वो भी हमारे सोसाइटी का एक हिस्सा होती है और फैमिली कंपोजिशन पे भी बहुत बार बिजनेसेस क्या होती हैं, अफेक्ट होती हैं या बेस्ड होती हैं. ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं बर्थ या डेथ रेट की. ठीक है, कि हमारे कितने बच्चे पैदा लेते हैं, कितने डेथ होते हैं एंड ऑल, तो इनका भी फ़र्क पड़ता है. ठीक है, साथ ही साथ हमारे पूरे के पूरे वर्क फोर्स में वुमेन्स का कितना पार्टिसिपेशन है, ये भी सोशल इन्वायरमेंट का हिस्सा है. जो हायर एग्जीक्यूटिव लेवल्स पे कितने वुमेन्स हैं, कितने वुमेन्स ग्रेजुएट हैं, कितने लिटरेट हैं, कितने एजुकेटेड हैं. ठीक है, साथ ही साथ हमारी जो सोसाइटी है वो लाइफ की क्वालिटी पे कितना फ़र्क करती है या कितना सीरियस है. जैसे इन जनरल मुझे कहने पे कोई गुरेज नहीं है कि इंडिया में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे नीचे चलते जा रही है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे लोग काम नहीं करते हैं या फिर जिन पे लोग बात नहीं करते हैं या सोशल टैबू बना लिया है कि हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे. जैसे डिप्रेशन का एक फैक्टर हो जाता है. ठीक है, या फिर जो फैमिली क्योर
लॉस हो जाते हैं तो उस पर लोग ओपनली बात नहीं करते हैं, ठीक है। फैमिली के राइट्स ज़्यादा प्रायोरिटी में हो जाते हैं, इंडिविजुअल की राइट्स, इंडिविजुअल के जो प्रेफरेंसेस हैं वो आमतौर पर प्रायोरिटी में नहीं होते हैं, ठीक है। और इसके कारण जो हमारी फैमिली का जो टूटना है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है इंडियन सोसाइटीज़ में, ठीक है। तो इसलिए जो लाइफ की क्वालिटी है कि कौन सी सोसाइटी में एक लाइफ की क्वालिटी कितना ज़्यादा लोग कॉन्शियस हैं, उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए लोग डिप्रेशन को डिप्रेशन के तौर पे लेते हैं या पागलपन के तौर पे लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क करता है इन चीज़ों पे, ठीक है। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो कंजम्पशन हैबिट्स हैं, ठीक है, क्या है जो हमारे यहाँ कंजम्पशन हैबिट, जैसे हमारे यहाँ चाय, ठीक है, चाय सामाजिक ताने बाने का हिस्सा है। साउथ में जाओगे कॉफ़ी सामाजिक ताने बाने का हिस्सा है। हमारा सोशल इन्फ्लुएंस है चाय को लेके, ठीक है। चाय इट्स नॉट ओनली बेवरेज बट इट्स चाय क्या है, समाज है, ठीक है। अगर कोई यहाँ किसी के यहाँ गया और कहा कि भैया चाय नहीं पूछा तो भाई इट्स लाइक कि चाय एक 5 रुपये कप का चाय या 10 रुपये चाय का कप नहीं पूछा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं जी बहुत फ़र्क हो गया, क्योंकि चाय ही समाज हो जाता है हमारा, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो कंजम्पशन हैबिट है ये सारी की सारी चीज़ें हमारे सोशल इन्वायरमेंट में आती हैं। हमारा प्रेफरेंस, हमारा लाइफस्टाइल, जो प्रोडक्ट में इनोवेशंस हैं वो सब चीज़ें। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल रख देता हूं कि आर्चीज़ का एग्जांपल ले लीजिए। आर्चीज़, ठीक है, उम्मीद है आप इस नाम को लेके बहुत सारे डेज़ को याद करते होंगे, ठीक है। अगर आपके जहन में अगर कोई सबसे पहला डे आ रहा होगा तो उम्मीद है वो वैलेंटाइन डे ही होगा। बाकी टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे, डे एंड ऑल, ये सारी चीज़ों का एक जिक्र किया जाता है, ठीक है। बट जब आर्चीज़ को लेके अगर आपके जहन में एक बात आती है, वो रेड एंड वाइट का जो टेक्स्चर है, जो कलर है, तो आर्चीज़ हमारे सोसाइटी को कहीं ना कहीं डिपेक्ट करती है। हमारा सोसाइटी वेस्टर्नाइज हुआ है, ठीक है, और काफ़ी हद तक वेस्टर्नाइज हुआ है। दैट्स वाई आर्चीज़ जैसे जो गिफ्ट के ब्रांड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे पॉपुलर होते जा रहे हैं और इंडिया में तो बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। तो इसीलिए ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये आपके सोशल इन्वायरमेंट से क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। ये जो जिमिंग का बिजनेस है वो सोशल इन्वायरमेंट से ही क्या है, इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। ये जो रेस्टोरेंट वाला जो फंडा है, जो फास्ट फूड का जो सिस्टम है, वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है, वो हमारे सोशल इन्वायरमेंट से ही इन्फ्लुएंस्ड है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई देखो, धंधे पानी की बात करते हो तो धंधे पानी में या धंधे पानी के आगे या पीछे जाने में हमारा समाज एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। एंड दैट्स वाई सोशल इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एनालाइज करना कि सोसाइटी का फ़र्क क्या पड़ता है। बिजनेस का तो फ़र्क पड़ता ही है, सोसाइटी का क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये था आपका सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है। चलिए, अब सोशल इन्वायरमेंट के बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इन्वायरमेंट की, जिसका नाम है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। देखो भाई, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में ऐसे बहुत सारे फोर्सेस हैं, फैक्टर्स हैं जो कि साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स की बात करते हैं, या फिर इनोवेशंस की बात करते हैं, नई टेक्निक की बात करते हैं, नए मेथड की बात करते हैं, जो कि बिज़नेस को ऑपरेट करने में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करती हैं। जैसे आज के टाइम पे अगर आपका बिज़नेस इंटरनेट पे नहीं है तो समझ लीजिए कि आपका बिज़नेस दुनिया में ही नहीं है। कहने को बहुत लोग यही कहते हैं और ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, ठीक है। अगर कोई एजुकेशन इंडस्ट्री में है और ये सोचता है कि भाई जो ऑफलाइन वाला जो सिस्टम है वो चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, तो चलाइए, देखते हैं आप कब तक चलाइएगा। तो आप इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हो कि भैया बायजूस वालों ने आकाश जी को क्या कर लिया, खरीद लिया। आकाश के ओनर्स को बायजूस में स्टेक भी दे दिया, शेयर भी दे दिया, ठीक है। और काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन में, आई थिंक $1 बिलियन में आकाश के सब चीज़ को बायजूस ने क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया है, ठीक है। और आई थिंक एजुकेशन इंडस्ट्री में ये सबसे बड़ा अभी तक का, पूरे हिस्ट्री में सबसे बड़ा अभी तक का टेक ओवर्स में से एक है। सबसे बड़ा टेक ओवर है एक्चुअली, जहाँ तक मुझे नज़र आता है, ठीक है। मुझे नज़र नहीं आता, जो मैंने सुना है बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि भाई एजुकेशन इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूज़न ऑलरेडी हो चुका है और टेक्नोलॉजी बहुत हद तक आज के टाइम पे एजुकेशन इंडस्ट्री को बदल रही है।
बहुत सारे फ्री कंटेंट्स आपके यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं जिन पे फ्री कंटेंट्स अवेलेबल हैं, वीडियोस हैं, नोट्स है, क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज़ है, डेली क्विजेज़ हैं, और इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स तक इन्हीं टेक्नोलॉजी के बेसिस पे डिपेंड होके देते हैं और क्रैक तक कर लेते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप देखते हो कि हमारे जो स्मार्टफोन्स हैं, हर दिन इट्स लाइक कि हर महीने कोई नए ब्रांड का एक नया मॉडल निकल जाता है, उस मॉडल में ये चेंज तो उस मॉडल में वो चेंज, तो कभी कैमरा तो कभी स्पेस तो कभी नया फीचर तो कभी ये सब चीज़ हमारे बिजनेस को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री से लेके आप बेसिक से बेसिक फूडिंग इंडस्ट्री तक की बात कर लीजिए भाई, खाना बनाने की नई मशीन तो पता चला कि इंसान के इट्स लाइक कि ये जो होता है क्या कहते हैं उसे, जांच करने वाली जो चीज़ें जो मशीनें होती हैं, ठीक है, डायग्नोसिस मशीन्स जो हैं उसमें नए नए चेंजेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है वो आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है और बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है। हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो कि लोगों के लाइफ को ईजी बना दे रही है, तो इसीलिए टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में सारे फैक्टर्स को काउंट किया जाता है और इसीलिए इंटरनेट का आना, नए नए इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ का आना, मशीन्स का आना, नए नए मेथड्स का आना, ये हमारे बिजनेस पे फ़र्क डालता है और इसीलिए पूरा का पूरा हिस्सा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में काउंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की जो कि है लीगल इन्वायरमेंट। देखो भाई, आज के टाइम पे कानून को इग्नोर करना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि लॉ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके इर्द गिर्द ही बिजनेस को काम करना पड़ेगा। अगर आप लॉ को क्रॉस करोगे, नॉन कंप्लाइंस करोगे, तो लॉ आपकी ऐसे बजाएगी जैसे कि आज तक किसी ने नहीं बजाया। ठीक है, अगर धंधे को बंद करवाना है तो सीधा भाई एक ऑर्डर, जजमेंट एक कोर्ट का, भाई बंद कर दो तो बंद करो। ठीक है, तो इसीलिए आपको लीगल इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से समझना पड़ता है और आपको लॉ के अंडर ही अपने बिजनेस को चलाना पड़ता है। अभी लॉ के अंडर बिजनेस को चलाने को लेकर याद रख लीजिएगा, इसमें नेशनल लॉज भी काम करते हैं तो इंटरनेशनल लॉज भी काम करते हैं। जो MNCs हैं उनको दोनों लॉज का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे जो बहुत सारे जो लेजिस्लेशंस हैं जो कि गवर्नमेंट पास करती है, जैसे अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो जो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 है, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 है जिसमें बदलाव लेके आ रही हो किसान बिल वाली बात। ठीक है, गवर्नमेंट के रेफरेंस में, या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट्स है, IT एक्ट है। ठीक है, ये हमारे जो देश के कानून है ना, इनका बिजनेस पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और बिजनेस को इनके अंडर चीज़ों को चलाना ज़रूरी हो जाता है। साथ ही जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स हैं, जैसे कोई DM ऑर्डर्स हो जाए, जैसे DM ने ऑर्डर दिया कि हाँ जी दुकान आज जितने बजे खुलेगी तो भाई उतने बजे खुलेगी, आप नहीं ज़्यादा खोल सकते हो। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स हो जाते हैं, ऑर्डर इशूड बाई गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हो जाती हैं, कोर्ट के जो जजमेंट्स हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, हाई कोर्ट के जजमेंट्स, उन जजमेंट्स के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ता है। या फिर ऐसी डिसीजंस जो कि बहुत सारी गवर्नमेंट की जो अलग अलग लेवल पे जो एजेंसीज होती हैं, अगर वो आपको रेंडर करती हैं स्टेट, सेंटर या लोकल लेवल पे, तो उसका भी आपको कंप्लाइंस करना पड़ता है और उसी के तहत ही आपको अपना बिजनेस चलाना पड़ेगा। जैसे लीगल इन्वायरमेंट का एग्जांपल दे दूं, भाई सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है भाई स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग किल्स, और गंदी गंदी जो तस्वीरें बनी हुई होती हैं, इट्स लाइक, बट स्टिल लोग पीते हैं। क्यों? ठीक है, अब यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कानून कहता है कि आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई भी मिल्क बेच रहा है, बच्चों के लिए दूध बेच रहा है, तो उसको अपने पैकेट पर लिखवाना पड़ता है दैट मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट। भले ही आप कितनी भी हमारी दूध खरीद लीजिए या फिर बेबी फूड खरीद लीजिए, लेकिन उस पर आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा दैट मदर्स मिल्क इज़ बेस्ट। ठीक है, साथ ही साथ दूरदर्शन चैनल पे, DD न्यूज़ पे जो अल्कोहल ब्रेवरेजेस हैं उनका ऐड कंप्लीटली बैन है। प्राइवेट चलाइए, आप दूरदर्शन पे नहीं चला सकते हैं। तो सिगरेट्स पे लिखा होना, बेबी प्रोडक्ट्स पे लिखा होना, दूरदर्शन पे ना चलना, ये सब लॉज के अकॉर्डिंग हैं और आपको लॉज के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। और इन सारे रूल्स को याद रख लीजिएगा, इन सारे रूल्स को, रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ता है। और जब आप एडवर्टाइज भी करते हो, क्या करते हो, जब आप एडवर्टाइज भी करते हो तो उस एडवर्टीजमेंट में भी इसका ख्याल रखना पड़ता है।
बट ये चीज़ है कि आज इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। अगर आप अपने एजुकेशन इंडस्ट्री में ही देखते हो तो मैं इसको कहने में कभी पीछे नहीं हटता भाई, जो कोचिंग माफिया जो चलता है, ठीक है, इट्स लाइक कि जो स्टूडेंट्स एंड ऑल, कमीशंस एंड ऑल, एडवर्टीजमेंट में पता चला कि एक बच्चा यहाँ भी है, एक बच्चा वहाँ भी है, एक बच्चा वहाँ भी है, ठीक है। तो एक कानून है, लेकिन याद रख लीजिएगा इसमें किसी को उठना पड़ता है, आगे आना पड़ता है इन चीज़ों को रोकने के लिए। जब तक कोई आगे नहीं आएगा तब तक कोई कैसे अथॉरिटी स्टैंड ले सकती है, ठीक है, जब तक कोई बहुत बड़ा ग्रॉस मिसकंडक्ट ना हो। जब आईआईटी के रिजल्ट आते तो पता चलता है कि भाई जो टॉपर साहब हैं ये किसी एक इंस्टीट्यूट पे भी दिख रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उम्मीद है आपको पता होगा। एक सबसे टॉप इंस्टीट्यूट पे दिख रहे हैं तो दूसरे वाले टॉप पे भी दिख रहे हैं, तो दूसरे वाले टॉप पे भी दिख रहे हैं। एक जगह पे उन्होंने डायरेक्ट क्लास लिया था तो एक तरफ उन्होंने डिजिटल क्लास लिया था, तो एक का नोट्स लिया था, तो एक का मॉक टेस्ट लिया था, तो एक का क्वेश्चन बैंक लिया था, भाई हर नाम पे है। तो इसलिए जो कोचिंग माफिया है, जो बिकआउट टॉपर्स का सिस्टम है, एक बहुत फेमस टीचर है बेसिकली, मृणाल हैं, यूपीएससी के टीचर हैं, वो एक टर्म यूज़ करते हैं, कोचिंग माफिया एंड बिकआउट टॉपर्स। तो इसलिए एडवर्टीजमेंट को भी कानूनी दायरे में रखना चाहिए, लेकिन कानूनी दायरे से अगर बाहर चलती है तो ये सारी चीज़ें बड़ा नुकसान करती हैं, जो कि आप देखते हो किस तरीके से एजुकेशन इंडस्ट्री को दीमक के तरीके से चीज़ों को बर्बाद किया जा रहा है। तो ये बात है, ठीक है। इसीलिए लीगल इन्वॉल्वमेंट का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है बिजनेस पे, और बिजनेस को इस लीगल इन्वॉल्वमेंट के ही एरिया में चलाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर अभी नज़र नहीं पड़ी है तो कल को कभी ना कभी पड़ेगी, तो बहुत लंबे नपोगे। तो अगर नपना नहीं है तो लीगल इन्वॉल्वमेंट का ख्याल रखना है। चलिए, तो ये हो गया लीगल। अब लीगल के साथ साथ एक सबसे लास्ट इन्वॉल्वमेंट की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल इन्वॉल्वमेंट। थोड़ा अजीब है, नाम दोनों सेम हो जा रहा है, बट हाँ ये है, ठीक है। देखिएगा, 6th इन्वायरमेंटल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। देखो भाई, आज के टाइम पे अगर पता चला कि कोई एरिया है जिस एरिया में फॉरेस्ट है, ठीक है, और उस फॉरेस्ट के नीचे बहुत सारे मिनरल्स हैं, ठीक है। आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट का अभी थोड़ा नाम चल रहा है, ट्विटर पे कुछ दिन पहले ट्रेंड चला था, पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था ट्रेंड में वो, ठीक है। शायद बक्सावा फॉरेस्ट, मुझे अगर नाम नहीं मैं अच्छे से रिकॉल कर पा रहा हूँगा तो आप रिकॉल कीजिएगा, पता कीजिएगा, ठीक है। बेसिकली बहुत बड़ा एरिया है और उस फॉरेस्ट के नीचे डायमंड्स मिले हैं, और उसका जो ये दिया गया है, शायद ठेका दिया गया है, वो आदित्य बिरला ग्रुप को दिया गया है, बहुत बड़ी वैल्यूएशन का वो है, ठीक है। तो आप इमेजिन करो कि एक बिज़नेस है, ठीक है, कहीं पे डायमंड की खदान, माइंस पता चलते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, ठीक है, और लोग उसका अपोज़ कर रहे हैं कि नहीं भैया हमारे को हीरे नहीं चाहिए, ठीक है, हमारे को फॉरेस्ट चाहिए। एक बहुत पॉपुलर फॉरेस्ट का जिक्र मैं करता हूँ, आरे रेन फॉरेस्ट, ठीक है। आप उसके बारे में भी गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, बहुत पंगा मचा था, बहुत सारे ट्रेंड चले थे इंस्टा पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, आप इसके बारे में पता कर सकते हो, ठीक है। आप एक पॉपुलर नाम भी जानते होगे, ग्रेटा थनबर्ग, आई थिंक सो, ठीक है। तो आप इन सब का नाम ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका फ़र्क जो है वो बिज़नेस पे बहुत पड़ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे लोग उन बिज़नेस को बड़ा अप्रेज कर रहे हैं जो बिज़नेस अपने वर्किंग्स में, अपने प्रैक्टिसेस में, अपने प्रोडक्शन टेक्निक्स में इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीका अपना रहे हैं। मतलब इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं, कोई प्लास्टिक को इग्नोर कर रहा है तो कोई कार्बन एमिशन कम कर रहा है, ठीक है, कोई कहीं से अपनी प्लांट्स बंद कर रहा है, ठीक है। तो उनको लेके जो सोसाइटी में एक जो ट्रेंड बन रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव बन रहा है, और उस पॉजिटिव ट्रेंड से वो बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा कमा रहे हैं। मतलब अपनी एक टेक्निक छोड़ दे रहे हैं, उस टेक्निक को पॉपुलराइज कर दे कि हाँ जी भाई हमने टेक्निक छोड़ दिया, न्यूज़ में आ गया, उस बिज़नेस की भाई खूब वाहवाही हो गई, उस बिज़नेस का लोग प्रोडक्ट यूज़ करने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से बिजनेसेस के लिए जो एक एंटी मूवमेंट है तैयार हो जाता है अगर वो बिज़नेस इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं, और बहुत बार प्रो तरीका यूज़ हो जाता है अगर वो बिज़नेस इन्वायरमेंट का ख्याल रख रही हैं। तो इसीलिए इन्वायरमेंट के आज के टाइम पे इश्यूज़ को लेके काफ़ी कॉन्शियस होना, सीरियस होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो अडानी, ठीक है, नाम तो जानते ही होंगे, अंबानी, अडानी, बहुत पॉपुलर चीज़ें हो जाती हैं। तो
तो अडानीज़ को एक ठेका मिला है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इस पर बहुत पुराने टाइम से प्रॉब्लम चली आ रही है, वो पुराने टाइम नहीं, मतलब इतना भी पुराना टाइम नहीं है, बट हाँ टाइम हो गया है, ठीक है। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया में एक ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है, कोरल रीफ है, ठीक है, और उस एरिया में एक बहुत बड़ा माइनिंग टेंडर अडानी ग्रुप को मिला है, ठीक है। अब उस पूरे के पूरे माइनिंग रीफ को अगर कोई बर्बाद कर दे, तहस नहस कर दे, जो एक्वेटिक लाइफ है, जो ओशियन लाइफ, वो बर्बाद हो जाएगी, पूरा इकोलॉजी खत्म हो जाएगा। और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का जो टेम्परेचर हुआ है राइज हुआ लगभग 1% से, ठीक है, 1 डिग्री से, ठीक है। इसलिए आप देखोगे लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी जंगलों में, ठीक है, उसका एक बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट अभी से आना शुरू हो गया है। तो जितने भी लोग हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो अडानी के इन प्रोजेक्ट्स का विरोध कर रहे हैं और सरकार के अगेंस्ट चले गए हैं, ठीक है। अब देखो भाई, अगर सरकार को वापस सरकार बनाना है तो अडानीज़ को वो ठेका रुकना होगा या नहीं देना होगा, कुछ बीच का रास्ता निकालना होगा, ठीक है। क्योंकि लोग इन्वायरमेंट को लेकर अब धीरे धीरे बहुत कॉन्शियस होते जा रहे हो, हमारे को होना पड़ेगा, जनरेशन को और होना पड़ेगा जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इन्वायरमेंट को जोड़ना ज़रूरी समझा, क्योंकि ये बहुत बर्निंग टॉपिक है, करंट अफेयर का भी बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है, और सोशल न्यूज़ और न्यूज़ में, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में तो ये छाया ही रहता है। आप मानो कि इन्वायरमेंट एक ऐसा फैक्टर था जिसने अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तक में एक रोल निभाया था। आप देख रहे थे कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है और ग्रेटा थनबर्ग का जो ट्विटर वॉर चल रहा था, उस पर भी आपका नज़र गया होगा। अगर नहीं नज़र गया होगा तो आप पुराने जाइएगा और देखिएगा, क्योंकि आपको न्यूज़ देखना ज़रूरी होगा अगर आप मैनेजमेंट को तरीके से समझना चाहते हो तो, ठीक है। तो जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर पोजिशन को लेके जब यहाँ पे कंटेस्ट चल रहा है और उसमें इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इन्वायरमेंट का कितना इम्पैक्ट है बिजनेस पे, और ये बिजनेस के लिए कितना नेसेसरी चीज है जिसको ध्यान में रखना जरूरी है। तो ये था आपका इन्वायरमेंट, जिसमें ये सारे के सारे फैक्टर्स आते हैं। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक्स का इस्तेमाल हो, इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना हो, दान देना हो, या फिर इन्वायरमेंट के लिए कुछ अच्छा करने की बात हो, ठीक है। तो ये थे आपके बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशंस। तो यहाँ से हमने शुरुआत की थी डायमेंशंस को लेके, मैंने टूल्स के साथ शुरू किया था, मैंने आपको पेस्टल एनालिसिस बताया था, तो वापस हम वहीं पे आ चुके हैं। P फॉर पॉलिटिकल बता दिया गया, E फॉर इकोनॉमिक बता दिया गया, S फॉर सोशल बता दिया गया, T फॉर टेक्नोलॉजिकल बता दिया गया, L फॉर लीगल बता दिया गया, और E फॉर इन्वायरमेंटल बता दिया गया। और इन सबको मिला दो तो क्या बन जाता है, पेस्टल एनालिसिस, जो कि एक इंपॉर्टेंट टूल है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करने का। और ये सारे के सारे आपके बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशंस थे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और जो कुछ चीज़ें मैंने इस लेक्चर में जो डेटास के तौर पे बताया है आपको, जो आपके सामने फैक्ट्स के तौर पे लाया है, जो केस स्टडीज़ मैंने रखे हैं, ठीक है, कुछ कंप्लीट कुछ इनकम्प्लीट, तो आप उनको जाके एक बार ज़रूर सर्च करें, उनका कंप्लीट नॉलेज ज़रूर आप रिट्राइव करें, क्योंकि मेरा इनकम्प्लीट बताने का एक ऑब्जेक्टिव भी होता है ताकि आप थोड़ा सा जहमत उठाएं, ठीक है, गूगल करें, ताकि अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट जोन थोड़ा नॉलेज जोन के लिए भी आप सर्फिंग कर लें, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय, बी सेफ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि अगला लेक्चर आपके लिए कंक्लूजन लेक्चर होगा इस सीरीज़ में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा।